ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज ये हमारा लेक्चर 27 है और 28 स्टार्ट करते हैं। आपको पता है लास्ट क्लास से हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की बहुत अच्छी डिटेल के साथ बात की थी। कंस्ट्रक्ट्स की मैंने आपको दो एग्जांपल भी करवाई थी और आपको उसका आइडिया भी हो गया था। ठीक है, दोबारा से देखते हैं क्लासेस के। क्लासेस आपके पास यूजर डिफाइंड आप कह सकते हैं डेटा टाइप है, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि मेरे पास जो क्लासेस हैं वो डेटा मेंबर्स और फंक्शन मेंबर्स को कंसिस्ट करती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के मेरे पास इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास, जिस क्लास से मैंने कोई भी चेंजेस करनी है उसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो वो उस क्लास की इंस्टेंस मतलब उसी से वो बनी होगी तो उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्या था दोबारा देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट आपके पास वैल्यूज़ इनिशियलाइज कराने के लिए, अब ज़रूरी नहीं है कि ये ज़ीरो या वन ही हो, कोई भी वैल्यू आप अगर देना चाहते हैं अपने किसी क्लास के मेंबर को, जो डेटा मेंबर्स होते हैं या फंक्शन मेंबर्स, तो आप कंस्ट्रक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। कंस्ट्रक्टर बिल्कुल ऐसे हैं कि कोई चीज़ नए सिरे से क्रिएट करेंगे आपके लिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर लास्ट में बताऊंगा, अभी फ़ायदा नहीं है। और जब टाइप्स आने वाली हैं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स एंड यूटिलिटी फंक्शन, उसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इन्होंने क्या बताया है, अ क्लास इज अ वे ऑफ डिफाइनिंग अ यूजर डेटा टाइप। ठीक है, यहाँ तफसीलन बात की हुई है इसके ऊपर। और कंस्ट्रक्टर का भी मैंने आपको बताया एक स्पेशल फंक्शन है जो खुद ही कॉल होता है जब ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती या डेटा टाइप नहीं होती, डायरेक्ट हम उसका नाम लिखते हैं फंक्शन का और पैरेंथेसिस और बॉडी। अगर वो काम नहीं करते, पैरेंथेसिस के साथ कॉलन लगा देते हैं तो फिर नीचे जाके उसको स्कोप वाला जो डॉट कॉलन कॉलन स्कोप वाला जो तरीक़ेकार है उससे हम देख करते हैं। ठीक है, फिर आगे जाते हैं, जो टाइप्स हैं उस पे आते हैं। फर्स्ट टाइप आपके पास आती है कंपाइलर जनरेटेड कंस्ट्रक्टर। अब ये वो वाला कंस्ट्रक्टर होता है जो हमने डिफाइन नहीं किया होता, कंपाइल खुद से जनरेट करते हैं। ठीक है, विदाउट एनी पैरामीटर, इस वजह से ये कंपाइलर जनरेटेड पे कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ठीक है, अ, इसकी मैं आपको एग्जांपल करवा देता हूँ, ये जो हमारे पास है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये होता है किस तरह के। तो मैं इस तरह करता हूँ जनाब, वापस अपना वो जो लेक्चर वाली फाइल थी उसे खोल लेते हैं हम किधर से। आज हमारा लेक्चर नंबर 27 से 28 का सफ़र रहने वाला है, इसका नाम मैंने चेंज कर लिया। ठीक है, अब ये हमारे पास जो कल की हमने बातें चीज़ें की थी वो सारी आपके सामने है। क्लास जो कुछ किया हुआ था वो मैंने किया, बट अभी इसको मैं ख़त्म करने लगा हूँ। आज नई बातें कोई सीखेंगे तो इसलिए तवज्जो रखिएगा। ठीक है, आपको पता है कि क्लास को भी हम फंक्शन की तरह कहीं बना सकते हैं आज़ाद, बड़ी आसान चीज़ है। अभी हम बात कर रहे हैं कंपाइलर जनरेटेड कंस्ट्रक्टर की। ठीक है, क्लास में ले लेता हूँ किसकी, चलें स्टूडेंट ही ले लेते हैं फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक, क्लास स्टूडेंट मैंने ली, ये इसके अंदर मैंने इसको पब्लिक कर दिया। ऐसे पब्लिक के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर डेटा टाइप ऑफ आईडी क्रिएट की, फिर मैंने स्ट्रिंग के साथ नेम क्रिएट किया, क्योंकि इन्हीं के साथ मैंने खेलने हैं। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ तक करने के बाद या तो हम बीच में कोई कंस्ट्रक्टर करते हैं डिफाइन क्लास के अंदर ही, या फिर हम लोग कोई फंक्शन मेंबर इस्तेमाल करते हैं। ये अभी हमारे पास दोनों डेटा मेंबर्स हैं, और फंक्शन की ये जो क्लास वाला हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है, हर क्लास वाले कंस्ट्रक्टर होते हैं, क्लास जो है हमारे पास, क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज हो जाता है इस तरह। फिर हम मेन फंक्शन में जाते हैं, मेन फंक्शन में हम क्या करते हैं, क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टूडेंट बस को मैं एस दे देता हूँ। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आपको मैं शायद पिछले लेक्चर में नहीं बता सका, अभी बता देता हूँ। अगर हम किसी भी कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते या कॉल करते हैं, फ़र्ज़ करें, तो जिस वक्त हम यहाँ पर कॉल करेंगे ना, तो एक टाइम में एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा नया बनाने के लिए, फिर आपको नए सिरे से उसको, ठीक है, जिस तरह दूसरे को आपने करना है तो उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा भी, अभी इसको चीज़ अगर क्लियर नहीं हुई तो आपको समझ आ जाएगी। ये तो ये मैंने क्या किया,
अब ये सब मैं कर लूँगा तो इससे कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर अंकल हमारे पास खुद से ही जनरेट कर देगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इटसेल्फ, और कंस्ट्रक्टर को फिर कॉल भी कर देगा। तो ये सारी बात है। इस तरह भी हमने आपने देखा होगा कोई भी कंस्ट्रक्टर खुद से हमने नहीं बनाया, बट कंपाइलर को पता है किस तरह अगर मैं पब्लिक की को इनिशियलाइज नहीं करता तो वो प्राइवेट हो जाती है, इन ब्रैकेट से बाहर निकल के मैं इनको एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसी तरह जब हम कंस्ट्रक्टर को भी वो नहीं करते तो वो भी हमारे पास खुद से कंपाइलर जनरेट कर देते, जैसे ये यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू पब्लिक की जगह प्राइवेट होती है। ठीक, तो ये बात थी। नेक्स्ट जाते हैं सिंपल कंस्ट्रक्टर और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ही होते हैं। कैसे होते हैं, लेट्स क्रिएट वन फॉर यू गाइस सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। अब आपने जब ये काम किया तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कौन सा, सिंपल भी इसे आप कहते हैं, डिफ़ॉल्ट भी कहते हैं, ये आपका नाम आना चाहिए। ये कॉन्स्ट्रक्ट ऑनेस्टी और सी जो भी है कंस्ट्रक्टर जो भी है, खैर स्पेलिंग हमारे गोली। अब यहाँ पर क्या नाम है क्लास का, स्टूडेंट और ब्रैकेट। मैंने जो पहले बात की थी अगर हम इसके साथ सेमी कॉलन नहीं लिखा रहे तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर, अब इसके अंदर जो भी आप वैल्यू लेना चाहते हैं, जिस तरह मैं देता हूँ आईडी इक्वल्स टू, हम कर देते हैं 13302 फर्ज किया। फिर मैं कर देता हूँ नेम इज इक्वल्स टू, अपना नाम मैं रख देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये तो ये भी एक मेरे पास कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट वाला बन चुके। बट अगर आप ऐसे कर देते हैं फिर आप ये नहीं काम कर सकते, फिर आपको एक सेपरेटली ये खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। ये पुरानी वाली चीज़ रिवाइज करवा रहा हूँ, किसी को कुछ डाउट्स है तो वो भी समझ ले। ठीक है, क्लास के बाहर जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने क्लास का नाम, स्कोप आइडेंटिफायर विद स्टूडेंट दिस एंड पैरेंथेसिस शुड बी ओपन। अब आपने इसको जो भी वैल्यू देनी है, जिस तरह मैंने इसको 13302, ठीक है, आईडी दी है क्योंकि इंट डेटा टाइप है। फिर नेम मैंने इसे क्या दे दिया, अपना नाम इसे साइन कर दिया फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग सो यू गाइस कैन नो हाउ इट वर्क्स। ऑल राइट, यहाँ तक करने के बाद अब इसे मैं जब कॉल करूँगा ना तो उसी तरीके से करूँगा। ठीक है, जिस तरह कंस्ट्रक्टर को, अच्छा कॉल तो इसे करते नहीं है, बेशक ये फंक्शन है, सी आउट करके इसको जो भी मैंने ऑब्जेक्ट जिस तरह ऐसे लिखा था, ठीक है, उस तरीके से हम करेंगे। तो मैंने भी बेसिक मतलब था आपको समझाना, और तो कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं। आई होप सो कि सिंपल डिफ़ॉल्ट की भी आपको समझ आ गई। तीसरी चीज़ है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये बड़ा दिलचस्प है। ठीक है, आपके पास एक मैं बना लेता हूँ कंस्ट्रक्टर, जैसे मेरे पास स्टूडेंट ही बना हुआ है। अब ये डिफ़ॉल्ट वाला नहीं रहेगा, अब इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे, इसी वजह से इसका नाम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, स्ट्रक्टर। अब इस पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में आप ये जो पैरेंथेसिस हैं इसके अंदर एंड ए एंड बी डाल दें और एंड सी। अब ये हमारे पास पैरामीटर वाला बन गया। यहाँ पर जब आप करते हैं ना तो नीचे भी ये आपको करना पड़ेगा जाकर, दिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग के अंदर ज़रूरी है, अदरवाइज तो फिर इसको काम नहीं करेगा। फिर जो भी आपने काम करना है, जैसे आई डी इक्वल्स टू ए के, आई डी इक्वल्स टू बी के, आई डी इक्वल्स टू सी के, इसका मैं कह देता हूँ ए के हो जाए, इसका मैं कह देता हूँ बी के इक्वल हो जाए। ठीक है, ये मेरे पास बी के बराबर हो गया। अब नीचे जाते हैं, ये तो हमने काम कर लिया, अब इसे कॉल कैसे करेंगे या वो कैसे करेंगे, ठीक है, कि मतलब बुलाएंगे कैसे, उसके ऊपर ज़रा सी मैं रोशनी डालता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ऑलराइट, अच्छा बड़ा आसान तरीका था, मुझे ज़्यादा निकल गया। अच्छा,
इस तरह था कि जो भी आपने क्रिएट किया हुआ है ना, इसका स्टूडेंट के नाम है जिस तरह हमने किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, इसके अंदर मैं वैल्यू पास करूँगा। ठीक है, ए बी मैं काम करता हूँ, एक और ले लेता हूँ, आईडी ऐसा मैं ले लेता हूँ फ्लोट वेट। ठीक है, ताकि तीनों कंस्ट्रक्टर पूरे हो जाएं। अब यहाँ पर वेट हमारे पास आ जाएगा कैसे, बराबर सी के, ऐसे जो भी वैल्यू मैंने पास करेंगे वो आईडी के अंदर चली जाएगी। ठीक है, जिस तरह ए आईडी को दे दिया जाएगा, बी को जो भी वैल्यू देंगे, नेम को और सी इसको। अब मैं इसको देता हूँ 1000, फिर दे देता हूँ 2000, फिर 3000। लेट्स सी। ऑलराइट, अच्छा इसमें कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। Now let's do this again to see what it will do for us. Again empty. Okay, कोई ना कोई इशू आ रहा है। अच्छा गाइस, वैसे आप लोगों ने एक बात देखी, ऊपर मैंने इनको क्या लिखा हुआ है, एंड स्ट्रिंग और फ्लोट, नीचे मैंने एंड एंड किया हुआ है, ऐसे ही है ना। तो इसको चेंज करते हैं, इसीलिए कुछ नहीं आ रहा, यहाँ स्ट्रिंग कर दें, इसमें फ्लोट कर देते हैं। ठीक है, ये मुझसे लॉजिक एरर वाली गलती हुई। बस इसको भी यहाँ पर आप चेंज करें, स्ट्रिंग करें इसको, क्योंकि इसको मैंने गौर किया और मुझे समझ लगी है, ये फ्लोट। ठीक है, एफ एल ए टी। अब इनकी आप वैल्यूज़ भी वैसे ही डालें। अब स्ट्रिंग में मैं अपना नाम पास कर देता हूँ ऐसे, और वहाँ पर मेरे पास वेट है, तो यहाँ पर मैं इसको वेट को दे देता हूँ 0.96। ठीक, लेट्स सी। अब क्या कहते हैं, एरर स्प्रे। ओ, ये एरर आ रहा है, गुड। चलो कर लेते हैं सही। अब ये काम करेगा और वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। नहीं है ये भी। चलें चेक करते हैं क्या इशू है। ओके ओके, समझ आ रही है। ये करने के बाद आपने सी आउट करना होता है ना, वो मैं कर ही नहीं रहा, इस वजह से मेरे पास एरर आ रहा है। जब तक आप सी आउट नहीं करेंगे कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपने क्या वैल्यू दी है, 1000 के इसको दी है आईडी को, तो आप इधर लिखें आईडी इक्वल्स, ठीक है, और एस डॉट आईडी, इसको आप एंड लाइन कर दें, फिर आगे जाएं, फिर आप लिखें कि आईडी के बाद मेरे पास आ जाता है नेम, नेम इक्वल्स टू दिस, और फिर एस डॉट नेम कर दें, एंड लाइन। ठीक है, फिर आप करें, क्या है आपके पास, वेट, वेट इक्वल्स टू, फिर आप एस डॉट वेट कर दें और एंड लाइन। ये अब आगे बाद देखें वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं, यही वजह थी। ठीक है, थोड़ा सा आपको दोबारा रिवाइज करवा दिया। तो ये हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड का वैसे वही काम है कि एक आप बार बार नाम का इस्तेमाल करें विद डिफरेंट पैरामीटर्स, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है। मतलब एक आपके पास डिफ़ॉल्ट या सिंपल कंस्ट्रक्टर बना हुआ और नीचे आपके पास बना हुआ हो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ऐसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। ये एग्जांपल करवा ही देता हूँ। कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। किधर है डेव, ये सारी चीज़ें हम ख़त्म करने लगे हैं अभी। ये
इनको ख़त्म करते हैं। नई एक हम बनाएंगे किस नाम से, कार के नाम से बना देते हैं। दोबारा से वो क्लास आपको रिवाइज भी हो जाएगी। क्लास बनाई, और क्लास में आप इसको एक मॉडल के नाम से इनिशियलाइज कर रहे हैं, और दूसरी जो डेटा टाइप है नेम के नाम से, कोई भी आप उसे नाम नहीं, जैसे बुगाटी जुगाटी, ठीक है, इस हिसाब से। यहाँ तक हमारे पास क्लास हुई मुकम्मल। ऐसे ही है, नहीं अभी किधर मुकम्मल हुई, इससे पहले कि ये मेरे पास दिखाई दे मुझे इसे पब्लिक करना पड़ेगा ताकि इसे मैं एक्सेस कर सकूँ। फिर यहाँ पर मैं मज़ीद नीचे जाता हूँ। नीचे जाने के बाद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, तो मैं यहाँ कमेंट डाल के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैं कंस्ट्रक्टर के, अब यहाँ पर मेरे पास कार है तो कार के कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं ऐसे, और इसमें मैं इसको वैल्यूज इनिशियलाइज कर देता हूँ। मॉडल का मैं कह देता हूँ 2021, ठीक है, कुछ भी आप दे सकते हैं। नेम वैसे इधर होना चाहिए था स्ट्रिंग, मैंने इसे अपनी क्यों लिख दिया। नेम मेरे पास आ जाएगा बुगाटी, ठीक है। फर्ज करें ना ये गाड़ी की एग्जाम्पल है, नाम ये और ये उसका मॉडल है, यहाँ तक कहानी होगी। अब इससे नीचे जो है आपके पास कौन से स्टार्ट होगा, पैरामीटर राइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक। अब आपके पास जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसको भी हम कार के नाम से बना लेते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना होगा आई, या चलें ए डाल देते हैं इसमें और दूसरा बी डाल देते हैं ताकि एक जैसे ही रहे। अब इसके अंदर मैं क्या करूँ, मॉडल को कर देते हैं ए के बराबर, और नेम को कर देते हैं बी के, क्योंकि इस तरीके से हम काम करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अब आप कैसे इसको करेंगे, ठहरें। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट दो करेगा, पहले इसके लिए मैं एक बनाता हूँ, बड़ी आसानी के साथ बनेगा। कार क्लास का नाम C1 ऐसे मैं दे देता हूँ क्योंकि ये सिंपल है। दूसरा कार C2, फिर पैरामीटर आपके पास वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं जी, चलें इसमें मैं डाल ही देता हूँ 2021 और होगा, ठीक ठीक। ये अब इनको आउट करने के लिए वही तरीके कार है, सी आउट करें, C1 तो कुछ भी नहीं है ना। ये आपके पास C2 है और ये C1 है। अगर इसमें ड्रैग C1 करूँ और इसमें एंड लाइन पर लेकर चला जाऊँ, ठीक है। इसके बाद इसको मैं करता हूँ, आगे पास सबसे पहले आ जाएगा मॉडल इक्वल्स टू दिस एंड C2 डॉट मॉडल। ब्लैक भी किए हुए तो फिर ये क्यों मस्ती नहीं कर रहे हैं, आखिर में पता चलेगा। फिर इसको आपने एंड लाइन करना है, फिर दोबारा से आपने इसके नेम इक्वल्स दिस और कंस्ट्रक्टर को कॉल करें C2 डॉट नेम, ठीक है, और इसको एंड लाइन कर दें ऐसे। ये आपने काम कर दिया यहाँ तक। C1 को डॉट मॉडल एंड लाइन C2 नहीं C1 डॉट नेम, ये आप कहते हैं क्लास कार जो है, क्या हुआ इसे, क्लास डज नॉट नेम और टाइप, कार वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। अच्छा
फॉर C1 C2 इज नॉट डिक्लेयर्ड। अब ChatGPT हमारी रहनुमाई फरमा सकते हैं। पता नहीं क्या रहा है। फिक्स द एरर, लेट्स सी। अच्छा सी मैंने लगता है बड़ा लिख दिया, इस वजह से मसला हुआ ये। बाकी आपके पास सारा ठीक है ना? लेट्स सी ये क्या। invalid conversion from constant character to int dot minus permission। ऑल राइट, और इसमें क्या है? SSC तो बड़े ही हैं, फिर तो मैंने ठीक लिखा हुआ है। लेकिन अब क्या मसला आ रहा है? अगेन प्लीज, यू रोड कार दिस बट करेक्ट। ठीक है, एक तो ये मसला है, दूसरा फिर दोबारा वही मसला कर दिया। इसको मुझे स्टेन करना था, जिसकी वजह से एक मसला हो रहा है। ठीक है, और इसका सी बड़ा करने मसला हल हो जाएगा, और अब आपके पास कोड रन भी करेगा और आउटपुट भी देगा दोनों को। फर्स्ट में इसने क्या किया है, हमारे पास C1 वाला जो कंस्ट्रक्टर था डिफ़ॉल्ट वाला, उसको इसने कॉल किया। सेकंड C2 वाला जो हमने बनाया था उसको इसने कॉल किया, जो हमने दिया था। ठीक है, ये गलतियाँ हुई थी जो आपके सामने मैंने ChatGPT से सॉल्व करी, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए गलतियाँ अगर करें तो क्या होता है। अब आइडिया भी हो गया अच्छा खासा कि क्लास का सी बड़ा हो जाए तो क्या हो सकता है। आई होप सो आपको ठीक है। तो इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की एग्जांपल दी है। आगे बढ़ते हैं। यूटिलिटी फंक्शन क्या है? यूटिलिटी फंक्शन आपको मैं करवा देता हूँ एक दफ़ा फिर से देखिए। इधर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ रेक्टेंगल वाली क्लास। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर मैं क्या करूँगा, पहले से हम पब्लिक करना ना भूलें ताकि इसे एक्सेस कर सकें बआसानी। फिर हम इंट कर देते हैं लेंथ, और इंट कर देते हैं विड्थ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो रेक्टेंगल का एरिया आप बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक हमने रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर बनाया विद पैरामीटर इंट एल और इंट डब्ल्यू के नाम से। अब इस पैरामीटर के अंदर आप लेंथ को इक्वल कर देते हैं एल के, और वेट को आप इक्वल करते हैं डब्ल्यू के। ठीक, ये काम करने के बाद आप इस नीचे आ जाते हैं और क्लास से बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, क्लास से बाहर नहीं निकलते, आपका यूटिलिटी फंक्शन स्टार्ट होता है। अब इस यूटिलिटी फंक्शन में क्या होगा, भाई नाम तो लिख लें भाई, वैसे ही ब्रैकेट खोल दिए। यूटिलिटी फंक्शन आपने जब लिखा तो आप क्या करेंगे, इंट एरिया के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे विदाउट एनी पैरामीटर, जो वैल्यू रिटर्न करेगा। अरे ये छोटा सा मस्कीन सा फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये आपको रिटर्न करके देगा जनाब एरिया। कैसे? रिटर्न के साथ आपने लिखना है लेंथ इनटू वेट। ठीक है, ये आपने काम कर लिया, और इसके बाद क्लास को हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। सही, ये करने के बाद आप नीचे जाते हैं, इस फंक्शन को पहले ऑब्जेक्ट फाइल ऐसी क्रिएट करें। तो मैं पहले उस क्लास कॉल कर लेता हूँ रेक्टेंगल आर के नाम से। एक मैंने ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट की जिसके साथ हम चेंजेस और एक्सेस कर पाए उसे। फिर आपने इसी के साथ पैरामीटर था ना, तो पैरामीटर पास करें 5 और 4। लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अभी तो कुछ भी नहीं होने वाला, आपको फिर नीचे सी आउट करना पड़ेगा। क्या? एरिया। आगे आप लिख दें इक्वल्स, और फिर आर डॉट एरिया फंक्शन को कॉल करें, और ये ठीक है।
ये आगे पास एरिया की वैल्यू निकल आई जो हमें 20 की वैल्यू आप मज़ीद चेंज कर सकते हैं तो आगे पास आएगी। अब ये जो यूटिलिटी फंक्शन है अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं बता देता हूँ। इसकी जो डेफिनेशन मैंने की हुई थी बड़ी आसान, आपको समझ आ जाएगी यूटिलिटी फंक्शन की। Utility functions are helper functions that perform common and useful tasks in a program. They are created to support other part of the program by providing reusable functionality, reducing code repetition and making a program easier to understand and maintain. एक तो ये डेफिनेशन है कि हेल्पर फंक्शंस होते हैं जो कॉमन और यूजफुल काम करते हैं प्रोग्राम के अंदर। ये क्यों बनाए जाते हैं कि बाकी जो प्रोग्राम का हिस्सा है जिस तरह रेक्टेंगल का जो हिस्सा था वो यूटिलिटी प्रोग्राम एरिया वाले फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये कैलकुलेट होगा तो आपके पास एक्यूरेट आंसर रहेगा। तो ये एक छोटा सा जो मेरे पास फंक्शन है जो मैं फैसिलिटेट कर रहा है इसको हम यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं। वैसे कहते हैं कि वैल्यू गेट और सेट करने का जो फंक्शन होता है ना उसको यूटिलिटी फंक्शन। एक तरह से वैल्यू आप ले रहे हैं गेट करना, ठीक है, और एक तरह से सेट कर रहे हैं दे रहे हैं, तो उस पर भी आप यूटिलिटी फंक्शन बना सकते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि यूटिलिटी फंक्शन इज अ हेल्पर फंक्शन जो कि डिज़ाइन किया जाता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ख़ास किस्म का काम करने वाला टास्क या बेनिफिशियल वर्क आप कोई परफॉर्म करना चाह रहे हैं ताकि आपका जो कोड है डेट कैन बी रीयूज थ्रू आउट अ प्रोग्राम जो कि किसी भी जगह पे रीयूज हो सकते हैं, तो उसे यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं। आई होप की कहानी समझ आ गई है। अब डिस्ट्रक्चर क्या है? डिस्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आपके मेमोरी के अंदर अगर आपने कोई चीज़ क्रिएट की है ना वो फेल तो हो जाती है लेकिन उसे ख़त्म करने के भी एक तरीके कार है, वो डिस्ट्रक्चर है। अब नॉर्मल अगर आप क्लास को ख़त्म कर दें या फिर अपना डेव सी प्लस प्लस बंद करें तो उससे तो आपके पास मेमोरी की जो एलोकेटेड स्पेस है वो तो नहीं जाने वाली ना, उसको ख़त्म करने के लिए हम डी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा आसान होता है ये बनाना, आपको बना के एक दिखाते हैं ताकि आपको आइडिया हो। इधर हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, इसी के नीचे मैं बना देता हूँ। बस फ़र्क क्या आएगा, एक ये वाला साइन फिर रेक्टेंगल ऐसे, ठीक है। ये जिस वक्त आप कर लेंगे रेक्टेंगल के साथ इंट एल कर दें और एन डब्ल्यू। बस एक बात का ख्याल रहे इसकी बॉडी हमेशा एम्प्टी रहेगी। इट इज़ ऑलवेज स्टे एम्प्टी। ये एक फ़र्क है बस। चेक करते हैं। अच्छा, डिस्ट्रक्टर में नॉट हैव पैरामीटर, ठीक है यार नहीं डाल दिया। ये लो, बात अब हमारे पास काम करेगा, ठीक है। अब अगर मैं इस क्लास को ख़त्म भी करूँगा डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, वो जो स्पेस उसकी ज़ाया हो रही थी। कंस्ट्रक्टर एक दफ़ा क्रिएट हो जाए तो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ख़त्म मैं कर तो दूँगा क्लास पर वो जो मेमोरी की स्पेस है वो बाकी रहेगी। इसकी बिना पे हम डिस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं ताकि उससे हम बच जाएँ, वापस जो स्पेस थी वो वापस हमें मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास था सारा जो कुछ भी हमने पढ़ा। तो ये समरी है जी पिछले चैप्टर की जो हमने लिखी थी। अब 28 पे आ जाते हैं। पहले तो हम सी की बात करेंगे और सी प्लस प्लस में कैसे बुनियादी फ़र्क है और नी ऑपरेटर और क्लासेस। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको करवाऊँगा विदाउट डेव सी प्लस प्लस, बस आपने वही करनी है। सबसे पहले मेमोरी एलोकेशन यूएसई में, ठीक है, कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर का आपको पता है कि एरे और स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है। एरे में आप एक ही डेटा टाइप इस्तेमाल करें थ्रू आउट। इंट का एरे है तो फिर उसमें सारी वैल्यूज इंटीजर हैं, बट स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता, डिफरेंट डेटा टाइप्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। फिर आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए पहले पूरा स्ट्रक्चर विद द नेम, स्ट्रक्चर का नाम था ABC तो वो लिखा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का जो भी हम नाम लिखना चाहते हैं। उधर हम क्या कर रहे थे, वहाँ पर अगर मैं बनाता था क्लास, आगे मैं नाम अगर लिख देता था STD। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं सिंपली क्लास का नाम लिखता था जो STD था और आगे उसको मैं ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी नाम ले लेता था। पर यहाँ पर हम पहले ये पूरा लिखेंगे स्ट्रक्चर ABC और उसके बाद जाके ये एस वाली चीज़ जो XYZ है वो इधर जाके लिख देंगे। ये बात हो रही है, ठीक है। अब बात आपको कुछ क्लियर हुई होगी क्या हुआ। अच्छा, ये तो सी में है यहाँ पे और सी जैसे मैं कहता हूँ। अच्छा, इसके बाद नीचे जाते हैं।
फिर हमारे पास कहते हैं कि डेटा मेंबर को स्ट्रक्चर के साथ डॉट ऑपरेटर से कहते हैं, ये वही तरीका है। जो नाम आपने एक्स वाई दी एस रखा है उसके साथ डॉट, और फिर ऊपर जो भी आपने नाम रखे हुए मेंबर्स डेटा मेंबर्स के उनके साथ आप कार के वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पर पॉइंटर करते हुए आता है। वैसे तो हम पॉइंटर को स्टार्टिंग में करते थे ना, स्टार्टिंग में आगे वाले स्टेरिक आता था, पॉइंटर का कोई भी ना, जैसे PTR आप लिखते हैं और उसके बाद आप उसको इक्वल्स टू कर वैल्यू साइन। बट इन सी इट इज़ नॉट दैट लाइक दैट, यू नीड टू ऐड दिस स्टेरिक आफ्टर योर डेस। अच्छा, कैसे डेस? आपका स्ट्रक्चर ABC उसी तरीके से उसके साथ आप स्टेरिक ऐड कर दें। स्टैक ऐड करने के बाद पॉइंटर का नाम लिख दें ABCPTR है, तो एक आपके पास पॉइंटर डिक्लेयर होगा। थोड़ा सा चेंज है बस, इस स्ट्रक्चर के नाम के साथ आपने लिखना होता है स्टैक, ये एक बुनियादी फ़र्क है। फिर आप इसके बाद ABCPTRL की XY दिख रहे हैं, जो इसकी वैल्यू है वो इसके पास चली जाएगी। अब पॉइंटर जो है पॉइंटिंग कर XYZ ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है, क्योंकि उसकी जो मेमोरी एड्रेस है उसकी तरफ ये पॉइंट करेगा। इसके एक्सेस कैसे करेंगे? उधर हम एक्सेस कैसे करते थे, हम वहाँ पर अगर किसी भी चीज़ को एक्सेस करना चाहें उसका नाम लेकर डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने एस डॉट इंटीजर को करना था इक्वल्स टू करके मैं कोई वैल्यू डालता था, हम इस तरह एक्सेस करें ना डॉट ऑपरेटर की मदद से। बट यहाँ पर हम डॉट ऑपरेटर की मदद से नहीं करेंगे। अगर यहाँ फ़र्ज़ करें एस ही है, एस को मैं क्या करूँगा माइनस और ये वाला करके आप समझें कि ये कैरो का साइन बन जाएगा। फिर आगे वेरिएबल का नाम जैसे इंटीजर है और उसको वैल्यू हम इस तरह एक्सेस करेंगे, ठीक है, डेटा मेंबर को। ये सी में फ़र्क है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आई होप सो कि ये कहानी आपको समझ आ गई। फिर मेल OC कॉल OC और ये वाले आपको पता ही हैं किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक तो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से सी की लैंग्वेज में रीजनल मेमोरी जब आप किसी चीज़ के लिए अलॉट करते हैं ना, ये देते हैं, उसे हीप कहते हैं। वही रीजन अगर हमारे पास किसी और जगह में C++ में हो, किसी और जगह नहीं, उसी मेमोरी को C++ में फ्री स्टोर कहते हैं। ये क्या करता था मैलोस? ये करता था नंबर ऑफ़ बाइट अलॉट करता था। जिस तरह अब नंबर ऑफ़ बाइट है मेरे पास जनाब 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास 5 के 6 आते हैं, तो जो 10 × 60 60 बाइट तक की जगह मेरे पास अलॉट कर देगा, तो इतनी मैं वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। मज़ीद मुझे चाहिए तो मैं री अलॉट वाला फंक्शन इस्तेमाल करूँगा तो मज़ीद इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काम करता था ये। पर ऐसे बचने के लिए एक आसान चीज़ आपको बताते हैं। ये वही क्लास है जाना बहुत डिटेल से देखिए, तो ज़रूरत नहीं है अब इसे करने की। मैंने सी की एग्जांपल दी हुई है ना, हम C++ पढ़ रहे हैं, हमारा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। मेमोरी एलोकेशन अब कैसे करेंगे? ना आपको मेल और सी लिखने की ज़रूरत है, ना कॉल और ना री, सीधा आप न्यू एंट लिखें, ठीक है। उसके बाद इस एंट के साथ पॉइंटर आप कैसे करते थे उसी तरीके से आप स्टैरिक लगा लें, विद आगे नेम लिखें पॉइंटर के, जैसे PTRL मैं लिख देता हूँ, ये पॉइंटर बन गया। अब इसको इसके बराबर करें न्यू के, तो आपके पास ये एक मेमोरी एलोकेशन वाला काम हो जाएगा जो आपने उसमें इतने लंबे तरीके से किया था। इसी वजह से जो C++ है वो इसका एडवांस वर्जन है। जो लिमिटेशन सी की थी वो C++ में आके ख़त्म हुई। सही। डिलीट करने हैं, बस सिंपली डिलीट कर लिखें और आगे इस पॉइंटर का नाम, तो वो पॉइंटर आपका ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्या किया हुआ है कि एक सिंटैक्स दिया हुआ है कि अगर हम स्पेस अलॉट करते हैं या देते हैं या रखते हैं एरे के लिए, तो कैसे करें? बड़ा सिंपल से डेटा टाइप लिखते हैं, एंट है, करेक्टर है, बूलियन है, स्ट्रिंग है, whatever the data type is, first you need to include a data type, after that you are going to create your array। इसी तरीके से एंट स्टैरिक पॉइंटर का नाम प्लस पॉइंटर को इक्वल्स कर दिया न्यू एंट, उसी तरीके से बस ये ब्रैकेट्स लग जाएंगे स्क्वायर वाली, जितने भी वैल्यू डाले 10 इंटीजर एंड और डायनेमिकली, ठीक है, स्टोर हो जाएंगे। तो ये बात हुई। तो इसे डिलीट करना है, बस नीचे सिंपल एक डिलीट है, पॉइंटर का नाम लिख दें तो आपके पास डिलीट हो जाएगा। पहले यहाँ तक आपने कोड लिखा था डिलीट करने के लिए, बस डिलीट पॉइंटर का नाम मैं लिख देता हूँ, डिलीट पॉइंटर का नाम है IPTR, तो बस डिलीट कर देगा जैसे उसने लिख दिया।
अब न्यू ऑपरेटर एंड क्लासेस देख लेते हैं। अब अगर आपने डेट की एक क्लास बनाई और ये, तब आपके पास क्या हुआ, आपने एक पॉइंटर का जो dptr है, एक ऐसा पॉइंटर है जो एक ऑब्जेक्ट टाइप डेट से बना है, ठीक है। ये एक क्लास थी डेट के नाम से। अब एक पॉइंटर आपने बना दिया dptr, जो कि एक ऑब्जेक्ट का वो चला गया, ठीक हो गया। ये इसने बात की हुई है। फिर आप दोबारा उसी तरीके से स्टाइल हटा के जो भी नाम लेके उसे न्यू डेट कर देंगे, सही। डेट और माई डेट मतलब क्लास विद द नेम, और उसके बाद साइज ऑफ माई करेंगे तो उसका साइज निकलेगा। इसको आप एक नज़र देख लो, ऐसी ज़रूरत तो नहीं है ऐसे कराने की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, आसान चीज़ है, ये हम बहुत डिटेल के साथ देख के हैं। यहाँ पर जो टेप्स दी हुई हैं हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं जी। किधर दी हुई थी, एक साल से ऊपर दी हुई थी, हैं फिर नहीं है, कहीं तो थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा। कंप्लीट ऑपरेटर वही है बिल्कुल, जिस उसने बताया, बस उसने पूरा कंबाइन करके आगे सामने ले के रख दिए, ठीक है। और ये इसमें ज़रा आपको पता है कि सी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है सी प्लस की जगह। मेन फंक्शन क्लासेस आपको पता है कि क्लास, अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है वो इंफॉर्मेशन रखना जो ज़रूरत वाली है, और वो इंफॉर्मेशन हटा देना जो ज़रूरत से बाहर है, उसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। Remove unnecessary detail and include only necessary part or detail which you want to include, or which is used for your own beneficial purpose, or you think that this thing is necessary for us. This is known as abstraction. All right. Messages and method भी वही चीज़ है, क्लासेस to extend the language जैसे भी छोड़ दें। टेप आती है, ये पढ़ते हैं और उसके बाद हमारा लेक्चर है ख़त्म। कहते हैं कि अगर कभी भी आप अपनी ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको साइज ऑफ ऑपरेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, वो इसके साथ रिक्वायर्ड है। नो कास्ट इज अप्लाई टू कन्वर्ट अ पॉइंट टू द रिक्वायर्ड टाइप। कास्टिंग कहते हैं एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में जाना। तो जब भी ये आप करेंगे तो ये भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन कास्टिंग अप्लाई नहीं होगी किसी पॉइंटर या किसी रिक्वायर्ड टाइप में। जैसे पॉइंटर से आप एरे में जा रहे हैं या किसी और चीज़ में जा रहे हैं, तो वो आपकी ज़रूरत या अप्लाई लगेगी नहीं इस पर। फिर कहते हैं कि जो न्यू ऑपरेटर है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। इस कॉल टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट बुलाया जाता है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, और जो कंस्ट्रक्टर है वो आल्सो कॉल्ड, वो भी बुलाया जाता है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जब भी क्लास क्रिएट करें तो उसके अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखें और उसको इनिशियलाइज करें डेटा मेंबर्स को, ताकि कुछ मतलब भी बने ना। विदाउट मीनिंग तो गार्बेज वैल्यू चली जाती है। गार्बेज वैल्यू से बचने के लिए अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप एक पर्यायी ऑपरेटर का इस्तेमाल करें और एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करें, और फिर जब भी आप क्लास किसी भी किस्म की बनाए, जैसे गाड़ी की मैंने बनाई या बैग की किसी भी चीज़ की, कंस्ट्रक्टर लाजमी बनाए और उन मेंबर्स को, जो डेटा मेंबर हैं, वैल्यू ज़रूर दें, ताकि कुछ मतलब तो बने ना, उनका पता चले ये क्या चीज़ है। ये इसने बात की है। फिर वही इसने दोबारा से चीज़ लिख दी कि सी एम मेमोरी लिख के ये हीप होते हैं और सी प्लस प्लस में फ्री होता है। तो ऐसे मैं दोबारा से अंडरलाइन कर दूँ। कह रहे हैं कि यहाँ डिफरेंट फंक्शन इन सी एंड सी प्लस प्लस मैनिपुलेट मतलब होता है तब्दील करना मेमोरी एट रन टाइम। रन टाइम वो चीज़ होती है जो आपके पास चलने वाली या चलेगी, ठीक है। However, all C functions are usable in C। सारे C वाले फंक्शन यूजेबल हैं, क्योंकि ये C का ये एडवांस वर्जन है C प्लस प्लस के नाम से। तो ये सारी बातें की हैं इसने। कहता है कि मेमोरी आप अलॉट करते हैं फ्री स्टोर या हीप से, ठीक है, सिस्टम रिसोर्स में, और वो वापस तब तक नहीं जा रही जब तक के लिए आप फ्री ऑपरेटर या डिलीट ऑपरेटर नहीं इस्तेमाल करते। अगर आप सी में हीप वाला काम कर रहे हैं तो फिर आपको फ्री ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप फ्री स्टोर वाला काम कर रहे हैं तो फिर आपको डिलीट कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा फ्री की जगह। तो ये इसने बात बताई है। कहते हैं मेमोरी इन द फ्री स्टोर इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ टू फुलफिल द रिक्वेस्ट। मेमोरी के अंदर जो फ्री स्टोर है वो मुकम्मल या
इतना काफ़ी नहीं है कि वो आपकी जो रिक्वेस्ट है या काम है वो पूरा कर सके। ठीक है, तो malloc फंक्शन जो है क्या करेगा, नल पॉइंटर रिटर्न करेगा, खाली पॉइंटर किसी ऐसी वैल्यू पे पॉइंट करेगा जिसके पास कोई एड्रेस भी नहीं है। इसके बरक्स जो नया फंक्शन है वो रिटर्न करेगा ज़ीरो इन केस द रिक्वेस्ट को नॉट डिफॉल्ट पहले। इसके बरक्स जो आपकी रिक्वेस्ट है वो मुकम्मल नहीं की जा सकेगी। फिर आप क्या करें कि यूज़ करें एक न्यू ऑपरेटर, और जो रिटर्न वैल्यू है वो क्या होगी, तो अगर न्यू शुड भी चेक अगेन। क्या अगर आप न्यू वैल्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करें, जो रिटर्न वैल्यू जो आपको चीज़ वापस मिली है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, डिपेंड करे डेटा टाइप के ऊपर, कैसे मिली है न्यू से, तो वो आप दोबारा चेक करेंगे किसके खिलाफ ज़ीरो के, अगर पॉसिबल फेलियर्स ज़्यादा पॉसिबल फेलियर्स हो जाती है। तो ये सारी बातें हैं इसमें की practice to write public keyword explicitly। ठीक है, despite the fact that this is the default scope prediction in a good practice to write public or private keyword only once। public या private, लेकिन एक अच्छी practice यही है। ठीक है, only once in the class or structure definition, though there is no syntaxical or logical problem writing them multiple times। एक डबल एक दिया तो मल्टीपल टाइम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये इसने बात की, ये यहाँ पर आपकी वीडियो ख़त्म होती है।